नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार कॉम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, यानी कि बीसीईसी के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसपे हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेटेरोलॉजी के बारे में, जिसमें विस्तार रूप से हम आपको समझाने वाले हैं, वो भी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको हम समझाने वाले हैं, जो कि टारगेट करेगा आपका बीसीईसी एग्रीकल्चर एग्जाम के बारे में। तो ये वन शॉट लेक्चर है, आपको बस एक ही चीज काम करना है कि इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हमने एक एक चीजें बारीकी से इस वीडियो में कवर करा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि क्या है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस का इकोसिस्टम आपको समझा देना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिलेबस वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लें कि क्या क्या आपको यूनिट में पढ़ने हैं। उसके थ्रू ही हम एक एक चीज बारीकी से बात करेंगे। ये फिर अलग से कोई भी लेक्चर नहीं है, ये प्रॉपर बीसीसी के लिए ही है। अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीसीसी का भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो आप सीयूईटी का भी लेक्चर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज है। तो उसका भी लेक्चर हमारे चैनल पे पूरा उपलब्ध है, जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल 1 को। तो यहाँ पे हमने सीड फाउंडेशन के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे ब्रांचेस के बारे में, उसके सॉइल जियोग्राफी के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, मेटेरोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम टीलेज के बारे में, सब कुछ हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे हम ओवरव्यू भी समझ लेते हैं कोर्स का कि आगे क्या क्या समझेंगे। तो हम फाउंडेशन समझ लेंगे, उसके टीलेज के टैक्सोनॉमी, मैकेनिक्स के बारे में समझेंगे, कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे, और प्लांटिंग द सीड्स क्या है, पूरा सीड्स की प्लांटिंग करने का प्रोसेस, सब कुछ एक एक चीज हम बारीकी से समझने वाले हैं। उसके बीच का क्या प्रोसेस है वो सब जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आपको हम लेकर के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है एग्रीकल्चर, डिफिनीशन क्या है। तो एग्रीकल्चर इज द अप्लाइड साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग टू सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। ये एग्रीकल्चर का डिफिनीशन है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं एग्रीकल्चर इज ए आर्ट ऑफ, क्या, एग्रीकल्चर इज ए आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन सॉइल एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। वन वर्ड का जो है वो इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर कहें तो एग्रीकल्चर वो कला है, वो साइंस है, जिसमें हम अपने क्रॉप यानी कि फसलों को उगाते हैं मिट्टी में, और पालन पोषण करते हैं किसका, तो जीव जंतुओं का। उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, अब हम समझते हैं अब क्या होता है इसका मतलब। देखिए, ये जो है लैटिन वर्ड से आया है। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन रूट से है। इसमें एगर का मतलब होता है फील्ड और सॉइल, और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन और केयर करना। तो एग्रीकल्चर जो है एग्री प्लस कल्चर से मिलकर के एग्रीकल्चर बना है, एगर और कल्चरा। ठीक है, से मान्य देते हैं एग्रीकल्चर। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें आपको बता दिया है इसकी डेफिनेशन, लेकिन आपको हिस्ट्री जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और क्यों एग्रीकल्चर की जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ी, क्यों। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए आसान भाषा में कि इंसान को जीने के लिए, एक इंसान को जीने के लिए खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कोई इंसान जीवित रह सकता है। ठीक है, तो अगर खाना जरूरी है तो खाना कहाँ से आता है, खेतों से आता है। कहने का मतलब कि खेत में जो उगाते हैं फसल, उसी से आता है। तो पहले हंटिंग का जमाना था, पहले प्लांटिंग खुद वापस से जो है वो कुछ ऐसे, मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ जो पहले से ही वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, वो जिसको हम आगे जाकर के बात करेंगे जीरो टीलेज, मतलब हमने कभी जुताई गुराई कुछ नहीं किया है, वो खुद ब खुद शो होते जा रहे हैं। मतलब एक फसल उगता है, दूसरा फिर वापस से झड़ता है, फिर वापस से होता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस था, ये पहले का प्रोसेस है। ठीक है, जब आदि मानव थे उस टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं 8000 टू 6000 बीसी, जिसमें न्योलिथिक पीरियड थी, उस टाइम की बात कर रहे हैं, जहां पे मेगारिवल्स क्या होता था, वो एग्रो पोस्टलिज्म को लाया था। ठीक है, जब सब कॉन्टिनेंट में जब शो किया गया था कि 6 रॉ बनाना है, जब बार्ली और वीट का जो है 2 रॉ बनाया गया था, वो कैटल सिप को खिलाने के लिए। ठीक है, तब वो ये लोग उसको पासन फूलन, मतलब इसको क्या करते थे, पोसते थे, या फिर करते पालना कहते हैं इसको। ठीक है, रियर करना। तो उस समय क्या होता था, जैसे कि गाय वगैरह होती थी, सीप वगैरह, गोट वगैरह को हम पालन पोषण करते थे, और उसके दूध वगैरह को हम यूज करते थे। ठीक है, फिर 2000 सॉरी
2800 बीसी की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ था, डेक्कन डेक्कन जो है एस्मोन्ड्स आया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें ट्रेडिशनल इमरजेंस हुए थे, डोमेस्टिकेशन हुए थे, इंडिजिनस मिलेट्स पाए गए थे, जैसे कि पल्सेस वगैरह, ये सब उस समय लाया गया था। ठीक है। तो उसके बाद 4500 टू 2500 बीसी की बात करें तो यह इंडिस वैल्यू आए थे, जिसमें क्या हुआ था, कॉटन की स्पिनिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब कि कॉटन जो होता है, एक कॉटन जिसको कहते हैं ऐसे, हुई, उसकी क्या हुई थी, इसकी स्पिनिंग हुई थी। मतलब इसको उलझाया, उलझा हुआ जो था उसको सुलझाया हुआ, उससे कॉटन से क्या हुआ था, कॉटन के कपड़े के लिए हमने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो हिस्ट्री में आपको ब्रीफ बता रहा हूं, इसका अगर आप डिटेल चाहते हैं देखना, ठीक है, तो इसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इंड कार्ड में भी आपको देखने को मिलेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, वैदिक एरा के बारे में, मौर्यन इराज के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के इरा में क्या होता था, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। 1500 बीसी और 200 सी की बात कर लेते हैं, यानी कि वैदिक इनोवेशंस की। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आयरन इंप्लीमेंट हुए थे, लोहे के आपको औजार वगैरह बनाना, शस्त्र वगैरह बनाना, ये सब चीज के बारे में बात किया था। फिर हमने डबल मॉनसून के बारे में बात किया था। फार्मर के बारे में हमने ये जाना था कि खरीफ क्या होता है, रबी सीजन क्या होता है, यानी कि विंटर में कैसे फसल लगा सकते हैं और समर में कैसे फसल लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने इस दौरान जाना था। फिर 322 टू 185 बीसी, यानी कि मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस टाइम हमने क्या हुआ था, तो उस टाइम जो है वो हमने फॉर्मल सॉइल को कटराइज किया था। कैटराइज किया था, कहने मतलब कि कैसे कैसे सॉइल होते हैं, उसके ऊपर हमने क्रॉप की येल्ड को हमने ट्रांसफर किया था। तो ये अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का रूट बहुत ही पुराना समय से जुड़ा हुआ है, बहुत ही पुराने समय से खेती चलते आ रही है। लेकिन अगर हम अब बात कर रहे हैं 1875 टू 1960, जब 1875 की बात कर रहे थे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी एस्टेब्लिश किया गया था। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में स्थित किया गया था। ठीक है। पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, अब क्या हो गया है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये पूसा जो है वो बिहार में था। और ये हिस्ट्री जानना भी आपको जरूरी है कि जब क्या हुआ था, जब आया था अर्थक्वेक, यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते थे, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक कॉलेज है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 1928 में स्टेब्लिश हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि आईसीएआर, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना था, जो कि पंतनगर में था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसका नाम है फुल फॉर्म जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में है, उसके नाम पे ये बना था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं बीसीईसी में, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब रिसर्च इरा की बात कर लेते हैं। तो 1973 में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, यानी कि एआरएस को इनवाइट किया गया था, यानी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने क्रिएट किया था स्पेशलाइज्ड कैडर, साइंटिफिक एक्सपोर्ट से ड्राइव क्रॉप इंप्रूवमेंट लाई थी। तब 2005 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। और 2005 में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का योजना लाया गया एक अम्ब्रेला के फ्रेमवर्क के नीचे, जिसमें स्कीम लाया गया अलग अलग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर, ताकि इसको बूस्ट किया जा सके और होलिस्टिक सेक्टर में ग्रोथ कराया जा सके। ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा हिस्ट्री था। अब हम डिसिप्लिन को समझते हैं, क्या है डिसिप्लिन एग्रीकल्चर का, कोर प्रोडक्शन साइंस क्या है। तो पहले हम आपको बता देते हैं एग्रोनॉमी के बारे में, कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस ये सब चीजों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। तो पहले बता देता हूं कि एग्रोनॉमी में जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, या फिर वो सॉइल की प्रैक्टिसेस हो, क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस हो, या फिर या फिर कह ले कि हम यील्ड को बढ़ाने की बात कर लेते हैं, एग्रोनॉमी में बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, उसके हम एग्रोनॉमी में काउंट करते हैं। वही अगर सॉइल साइंस की बात करते हैं, तो सिर्फ मिट्टी से संबंधित जितने भी चीजें हो, चाहे वो पीएच का बात हो,
चाहे या फिर सॉइल की हेल्थ की बात हो, सभी कुछ जो है हम अगर सॉइल के ऊपर में बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सॉइल के अंदर डीप बात करते हैं, कैसे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, कैसे सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, वो सब हम सॉइल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स, जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सब हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं, चाहे वो कह सकते हैं चाहे वो कलम लगाना ही क्यों ना हो, या प्रोपागेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोपागेशन हो या फिर ट्रेनिंग प्रूनिंग हो, सब कुछ जो है जितने भी वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो आपको बता देता हूँ डिसिप्लिन के बारे में, एग्रीकल्चर का डिसिप्लिन क्या होता है, प्लांट इम्प्रूवमेंट क्या है। तो प्लांट इम्प्रूवमेंट कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो पहले बता देता हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, यानी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या होता है, आपकी जो भी फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, वो अलग अलग वैरायटी को विकसित करते हैं, कुछ इंटरचेंजेस करते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा क्रॉप है, मान लो कि वीट क्रॉप है जिसमें कोई जो कोई कोई पेस्ट ज्यादा अटैक कर रही है, वो डैमेज कर रही है फसल को, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिजीज रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप को डेवलप करते हैं, ठीक है। ये काम होता है प्लांट ब्रीडिंग का। और प्लांट जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें भी हम हेरिडिटी वेरिएशन करते हैं और नए प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, नए प्लांट्स को लाते हैं और हम एडॉप्ट करते हैं, देन फार्मर के पास पहुंचाते हैं, और जो भी विकसित वेराइटीज वगैरह डेवलप होता है वो, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। अब हम समझते हैं डिसिप्लिन प्लांट प्रोटेक्शन साइंस का। अब प्लांट प्रोटेक्शन साइंस में आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि दो चीजें होती है, एक होता है एंटोमोलॉजी और दूसरा होता है प्लांट पैथोलॉजी। तो दोनों के बीच के डिफरेंस बता देता हूँ। एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं पेस्ट के बारे में, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े के बारे में, और प्लांट पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं डिजीज के बारे में, ठीक है, डिजीज के बारे में यानी कि बीमारी के बारे में। देखिए, बीमारी से कीड़े होना ये संभव नहीं है, इसको नहीं कह सकते, ये गलत होगा डेफिनेशन, लेकिन कीड़े से बीमारी होना ये संभव हो सकता है। तो पहले एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, कैसे पैथोजन को पहचानते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है, और होता क्या है। सबसे पहले एंटोमोलॉजी आपको समझा देता हूं। The scientific study of insect and their relationship to agriculture crops in agriculture. It focuses heavily on identifying destructive insect pests and developing integrated management strategy to protect yield without harming beneficial pollinators. कहने का मतलब ये है कि entomology में हम इंसेक्ट पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर के क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके, हम उसकी लाइफ साइकिल को समझ सके कि कितने दिन तक जो है लाइफ साइकिल होती है, कौन से क्रॉप पे कौन सा पेस्ट लगता है, तो उसको किल करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, से बचाव का क्या प्रोसेस हो सकता है, कैसे हम बेनिफिशियल पोलिनेटर से इसको बचा सकते हैं। ये सब चीजें का जो भी अध्ययन होता है, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, वो एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी ए विटल स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन फंगी बैक्टीरिया और वायरस। देखिए, मेजरली जो हमारा फंगी बैक्टीरिया या फिर वायरस है वही डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो, यही जो है वो बीमारी लाते हैं। और बीमारी जो है कैसे हो सकती है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो एयर के थ्रू होता है, या फिर पॉलिनेशन के थ्रू होता है, या फिर वायरस फंगस जो है वो एक अलग कंडीशंस में डेवलप होते हैं। चाहे मान लो कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो वहां पे आपको फंगस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस तरीके से जो पैथोलॉजी, मतलब जो भी डिजीज वगैरह देखने को मिलती है, वो पैथोलॉजी के अंदर आता है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं अब सोशियो इकोनॉमिक के बारे में, अप्लाइड साइंसेस के बारे में। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हालांकि अलग से एक लेक्चर आएगा जिसमें हम डीपली बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको सारा कुछ मैकेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि मशीनरी के बारे में पढ़ना है, कौन सा मशीन कैसे वर्क करता है, किसका यूज करके एग्रीकल्चर में हम ग्रोथ ज्यादा ला सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स समझेंगे। इकोनॉमिक्स में आपका आएगा मार्केट, आपका आएगा
स्ट्रैटेजी, कैसे आप क्रॉप को ग्रो करके कैसे मार्केट लेवल तक जा सकते हो, कैसे सेल करोगे, कैसे प्राइस इंक्रीज करोगे, कब स्टॉक करोगे, कब रिलीज करोगे, ये सब चीजें जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे आएगा। कहने का मतलब कि जब डिमांड होगी तब हम सप्लाई करेंगे, तो ये पूरा चीज समझने के लिए आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत होगी। तो ये हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स में। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, अब देखिए जो मैथमेटिकल चीजें यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि डाटा, किसी चीज की जो भी आप ग्रो कर रहे हैं उसकी डाटा, उसकी रेशियो, मान लो आप फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं तो उसकी एक रेशियो होती है, बेच रहे हैं उसकी रेशियो होती है, प्लांट शो करने का एक रेशियो होता है। तो ये सब हम एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपको लास्ट सेमेस्टर से पहले एक 7th सेमेस्टर में आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें आपको तैयार किया जाता है पूरी तरीके से कि आप फार्मर से इंटरेक्ट करो, आप जाकर के इंपावर करो, बताओ कि हमारे पास ये सुविधा है, हमारे पास ये विधि है जिससे आपके क्रॉप्स वगैरह को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा पैदावार दिला सकते हैं, मतलब कम जगह में ज्यादा पैदावार कैसे लाते हैं, ये सब कुछ इसमें एक्सटेंशन में बताया जाता है। हालांकि ये एक तरीके का अवेयरनेस का काम करता है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम के बारे में। नेशनल फ्रेमवर्क क्या है? तो एपेक्स बॉडी जो है आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि है कृषि भवन, स्टेब्लिश हुआ था 1928 में, और ये कोऑर्डिनेट हो रहा था इंटायर नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इंटायर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम बाय एनएआरएस, एनएआरएस के थ्रू ये रेगुलेट हो रहा था, ठीक है। द एकेडमिक इंजन एसे यूएस जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो कि है रंधावा कमेटी के अंदर आता है। जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हमारा हो गया पीएयू, हमारा हो गया बीएयू, हमारा हो गया बीएचयू, जितने भी आपको एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी देखने को मिलते हैं वो रंधावा कमेटी के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा केवीके। अब केवीके क्या होता है? केवीके होता है कृषि विज्ञान केंद्र। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपको ब्लॉक लेवल पे जो है वो आपको ज्यादातर केवीके देखने को मिलेंगे। तो ये हालांकि डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, इसमें हम क्या क्या कराते हैं, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर्स दिए जाते हैं, किसान को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो केवीकेस खोले जाते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, स्कीम वगैरह पहुंचाया जा सके, सॉइल की टेस्टिंग वहां पे किसान जाकर करा सके। तो ये सब चीजें जो है डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर के जितने भी ये किसान की अवेयरनेस के लिए केवीकेस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आईसीआर के डायरेक्टरी के बारे में, तो क्रॉप और हॉर्टिकल्चरल साइंस के बारे में। तो क्रॉप साइंसेज और हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में क्या डिफरेंस है, ये तो आपको मैं बताऊंगा कि क्रॉप साइंसेज में और हॉर्टिकल्चर साइंसेज में बहुत के अंतर नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जितने भी सीरियल्स, पल्सेस वगैरह है, वो क्रॉप साइंसेज के अंदर आएंगे। अगर जो भी हॉर्टिकल्चर साइंसेज जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, वो सब आपको हॉर्टिकल्चर साइंसेज में आएंगे। अब ये आपको याद करने की जरूरत है, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह है उसको। तो आईएआरआई पहले ध्यान रखिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हजारीबाग न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और सीआईसीआर जो है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, जो कि है नागपुर में, ठीक है। एनआरआरआई यानी कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में। आईआईडब्ल्यूबीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, जो कि है करनाल हरियाणा में। आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च, जो कि है कानपुर उत्तर प्रदेश में। और आईआईएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि है हैदराबाद में। और वही हॉर्टिकल्चर साइंस की बात करें तो आईआईएचआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि है बेंगलुरु में। सीपीआरआई, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है शिमला में। सीआईएसटीएच, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि है लखनऊ में। सीआईएएच, जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि है बीकानेर में। तो ये जो भी है मैंने आपको रिसर्च सेंटर के बारे में बताया है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं एनिमल और फिशरीज के बारे में, इसके रिसर्च सेंटर के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है सीएजेडआरआई, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में है हमारा, जो कि इसमें जो है रेड जोन में रिसर्च किया जाता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आपको बताया जाता है,
वो सब यहाँ से ही क्या किया जाता है, देखभाल की जाती है। CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है करनाल हरियाणा में। CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो कि है हैदराबाद में। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कि है भोपाल में। ठीक है। अब समझते हैं इंडिया के बारे में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है करनाल में। CRI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि क्या है, इज्जत नगर में। ठीक है। CMFRI यानी कि सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है कोची में। और CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो कि है भुवनेश्वर में। तो ये सब चीजें जो है आपको मैंने बता दिया है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसका नोट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। एग्रोक्लाइमेटिक जोन को आप समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो देखिए डिजाइनेटेड, ठीक है, ए डिजाइनेटेड लैंड यूनिट डिफाइंड बाय ए स्पेसिफिक मैक्रोक्लाइमेटिक सॉइल टाइप्स एंड टोपोग्राफी दैट इज सुटेबल फॉर ए डिस्टिंक्ट रेंज ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवार्स। तो जो भी क्रॉप कल्टीवार्स पे डिपेंड करता है एड जोन की, कहाँ पे कैसे मिट्टी है, कैसे मौसम है, उसके ऊपर जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनाया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की तरफ, यानी कि हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ हम बढ़ते हैं तो समझते हैं कि जो वेस्ट ज्योग्राफी है वो यहाँ पे डाइवर्स फार्मिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। वेस्टर्न रीजन फोकस करता है एरिड ड्राईलैंड फार्मिंग को। कोस्टल ईस्टर्न जो है वो स्पेशलाइज वेटलैंड वाले इंटीग्रेटेड सिस्टम हेवी राइस प्रोडक्शन को दर्शाता है, कोस्टल वाले इलाका। और नॉर्दर्न प्लेन वाला जो इलाका है जो कि रिले और हेवली एलुवियल सॉइल है, वो मैसेज सीरियल यील्ड्स के लिए, मतलब सीरियल क्रॉप्स के लिए दर्शाता है। तो अब हम समझते हैं कि कितने कितने जोन जो है वो कैसे कैसे बांटे गए हैं। पहले हम समझ लेते हैं नॉर्थ वेस्ट बिहार के बारे में। नॉर्थ वेस्ट बिहार को हम समझ लेते हैं क्योंकि BCC एग्जाम बिहार का है। तो ये आप बिल्कुल ना भूले कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन सिर्फ हम इंडिया का पढ़ेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको बिहार का भी याद करना होगा। तो पहले हम जो है नॉर्थ वेस्ट बिहार समझ लेते हैं, जो कि है ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, यहाँ पे देख सकते हैं कोटराट, सूरन, सारण, ठीक है, गोपालगंज। ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं इस साइड में जो भी आपको देखने को मिलती हैं, ये सब जो है वो नॉर्थ वेस्ट बिहार में आता है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं ब्लू कलर, यानी कि सेकेंड नॉर्थ ईस्ट बिहार की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें आएगा आपका ब्लू साइड वाला, जिसमें है आ, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब जो है इसमें आ जाता है ब्लू वाले में। अगर वही हम थर्ड जोन की बात कर लेते हैं, यानी कि साउथ बिहार की, तो इसमें आता है हमारा पटना आ गया, गया आ गया, यहाँ पे आपको रोहतास आ गया, औरंगाबाद आ गया, ये सब आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स लग रही है तो प्लीज इस पे ध्यान न दें, क्योंकि ये हो सकता है कि ये बनाने की विधि में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि जो मैप है वो मैप सही दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए, अब फंडामेंटल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस को हम समझ लेते हैं। मतलब क्या दे कि हम एग्रोमेटेरोलॉजी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। मेटेरोलॉजी क्या होता है? द फाउंडेशन फिजिकल साइंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स शॉर्ट टर्म फिनोमिना। मतलब जब हम समझते हैं फिजिकल साइंस के ऊपर, एटमॉस्फेयर को हम समझते हैं, उसे हम कहते हैं मेटेरोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? जो हम क्लाइमेट के बारे में डीप स्टडी करते हैं, चाहे वो वेदर हो, वेदर के पैटर्न हो, स्टैटिकल हो, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक शिफ्ट्स वगैरह हो, उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी में के बारे में समझते हैं। मतलब कि कहाँ का कैसा वातावरण है उसके बारे में। अगर वही एग्रो मेटेरोलॉजी की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इसमें हम बात करते हैं क्या, इसमें हम एनालाइज करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, कहाँ कब बारिश होने वाली है, क्रॉप की ग्रोथ पे क्या डिपेंड करेगा, कहाँ पे कौन से क्रॉप्स लगाने चाहिए, किस एरिया में जो है वो आपको कौन से क्रॉप लगाने चाहिए, कब किसकी हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए, ये सब हम बात करेंगे एग्रो मेट्रोलॉजी के बारे में। ठीक है। इसमें बात करने वाले हैं। तो वेदर वर्सेस क्लाइमेट आपको बता देता हूं कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर वही क्लाइमेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कहने का मतलब कि वेदर जो होता है जिसमें हम समझते हैं कि, एक सेकंड ये देख लीजिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा है समर, ठीक है, समर है, मानसून है, रेनी सीजन है,
विंटर सीजन है, ठीक है। ये सब सीजन जो है इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे वेदर, ठीक है। जो कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। अगर वही क्लाइमेट कह दे जहां पे हमेशा ठंडा ही रहता है, गर्मी ही रहता है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, वेदर और फोरकास्टिंग का। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये समझाने से पहले आपको अगर टूल्स के बारे में समझना है तो आपको देखना पड़ेगा हमारा लेक्चर, सीयूईटी का लेक्चर है जिसको आप देखेंगे, जो है फर्स्ट लेक्चर ये है एग्रोमेटेरोलॉजी के ऊपर, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे कुछ जो है वो ज्यादा डिफाइन किया गया है इसके अलग अलग टूल्स पार्ट्स के बारे में। तो उतना कुछ नहीं पूछता है इसमें, मतलब बीसीईसी में, इसलिए हमने उतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या चीजें जो है वो मेजर किया जाता है। सनसाइन रेडिएशन होता है जिसमें हम सनसाइन को आ, देखते हैं क्या कितना जो है आज जैसे हम आपको बता दें कि आप जब फोन यूज करते हैं स्मार्टफोन वगैरह, तो उसमें आप वेदर रिपोर्ट देखते होंगे, या फिर कैलेंडर के साइड में आपको एक विजिट दिखता होगा, वहां पे आपको दिखता होगा कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, आज इतना डिग्री सेल्सियस है, कल इतना रहेगा। तो ये सनशाइन रेडिएशन जो है वैसे ही काम करते हैं। रेनफॉल जो है प्रिसिपिटेशन की कितना मात्रा में बारिश होने वाली है, या फिर टेम्परेचर जो है वो इतना से इतना रहेगा, एक्सेस हीट रहेगा, इतने हवा जो है विंड वेलोसिटी में जानते हैं इतने किलोमीटर हवा के स्पीड से जो है इस एरिया में देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्रॉप लॉजिंग होने की चांसेस होती है, ह्यूमिडिटी हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगी, कब रैपिड जो है वो स्प्रेड होगा, फंगल डिजीज पेस्ट वगैरह आएंगे। तो ये सब चीजें जो है अनुमान हम लगाते हैं कैसे, हम लगाते हैं ये वेदर फोरकास्ट से, हम लगाते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर। जो भी आपको किसान को बताया जाता है, जो आपको कॉल पे आता है कि अगले 3 घंटे में फलाना से फलाना जगह इतने किलोमीटर के स्पीड से हवा चलेगी और बारिश की संभावनाएं हैं, तो ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमें वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट से पता चलता है, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से हमें पता चलता है। तब हम निर्णय ले पाते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी इतनी है तो हमें इस चीज का डर है, इस पेस्ट का डर है, हवा इतनी चल रही है तो क्रॉप जो हमारे खेतों में लगे हैं इसके झुकने का डर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे प्लांट खराब होने का डर है। तब हम उस हिसाब से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मान लो ज्यादा गर्मी है तो हम पानी ज्यादा देंगे, बारिश होने वाली है तो पानी नहीं देंगे, अगर लॉजिंग होने वाली है, हवा बहुत तेज चलने वाली है, तो उस तरीके का अगर हमको लगता है कि आगे आने वाला है तो उस तरीके का हम इसको बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। अब हम क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन ड्राइवर्स, मतलब जो इंसान के द्वारा जो चीजें की गई है उसके द्वारा कैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। ये आपको अग्नि दिख रहा है तपती हुई, ठीक है। ये पीछे आपको ड्राउट दिख रहा है, कैसे होते हैं, पहले होता है डिफोरेस्टेशन और क्लियर कटिंग। डिफोरेस्टेशन का मतलब सिंपल सा है कि पेड़ों को जड़ से ही काट के हटा देना पूरी तरीके से, इससे डिफोरेस्टेशन होते हैं। इससे हमारा वातावरण और गर्म होता है। ये हमारा पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देने की काम करती है, तो है वो ऑक्सीजन की लॉस होती है, सीओ2 होता है, गर्मी होती है, धूप का जो है वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है जमीन पे, और जमीन भी सुखाड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। ये होता है डिफोरेस्टेशन। इम्प्रूवर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, हमारे सॉइल की हेल्थ खराब होती है, और उससे हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तीसरा है बायोमास और बर्निंग के बारे में, जो कि आप चारकोल प्रोडक्शन करते हैं, जब आप जलावन जलाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी वातावरण को दूषित पहुंचाते हैं। एक्यूआई की बात कर लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इससे खराब होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो ये जो है वो ह्यूमन ड्राइवर्स है, ह्यूमन के द्वारा जो है वो फैलाया गया जो क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है वो ह्यूमन द्वारा ही किया गया है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या होता है इम्पैक्ट क्लाइमेट एक्सट्रीम्स का। अगर हम वैसे ही करते रहे, अगर हम वैसे ही पोल्यूशन फैलाते रहे, हम वैसे ही डिफोरेस्टेशन की तरफ जाएं, तो आपको ज्यादा फ्लडेड देखने को मिलेंगे, ज्यादा बाढ़ देखने को मिलेंगे, आपको ड्राउट देखने को मिलेंगे, सुखाड़ देखने को मिलेंगे, पेस्ट डिजीज की एक्सप्लोनेशन देखने को मिलेगी, एक्सप्लोशन। अब ये सब क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब मान लीजिए कि टॉप सॉइल से अगर पेड़ ही हट गया,
इसके रूट्स ही छोड़ दिए मिट्टी को, तो मिट्टी की बहाव तो होगी, पानी जो है वो पानी की वहन के लिए रास्ता तो बन जाएगी, मिट्टी तो खिसकेगी, लैंडस्लाइड होगा, क्रॉप की यील्ड जो है वो ओवरनाइट आपकी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो ये सब जो है वो रीजन हो सकता है। इसके साथ साथ क्या समझने वाला है, इसके साथ साथ हम समझेंगे डिप्लेट सरफेस के बारे में, मतलब जहां पे कैटल्स वगैरह जो होते हैं वो मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं? क्योंकि इनको पेड़ पौधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने तो डिफोरेस्टेशन का काम किया, मतलब आपने पेड़ पौधा काटा है, तो इसको कहाँ से खाना मिलेगा? उसका खाना तो वही है। तो उसके वजह से ये भी कैटल जो भी है, जो भी आप कह सकते हैं लाइफ स्टॉक भी है, उसकी भी दुर्गति देखने को मिल रहा है, ये लोग भी मारे जाते हैं। और इससे क्या होता है, ड्राउट होते हैं तो आपका क्रॉप भी ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि पानी की कमी होती है, तो मिट्टी जो उपजाऊ रहता है वो उपजाऊ नहीं रह पाता है लंबे समय के लिए। ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो हैबिटेट बढ़ती है, डिस्ट्रक्शन होती है, पेस्ट वगैरह जो है इसकी फॉर्मेशन और ज्यादा होती है, और पेस्ट डिजीज जो है वो भारी मात्रा में जा करके क्रॉप को अल्टरनेटिव नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब हम समझते हैं मिटिगेशन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। अब आपके दिमाग में एक ही चीज आता होगा कि क्लाइमेट और स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है। पहले तो क्लाइमेट के बारे में समझा देते हैं आपको, ठीक है, और ये भी समझा देते हैं कि मिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। मिटिगेशन होता है रिड्यूसिंग द सेंसिटिविटी रिस्क और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग हार्मफुल। कहने का मतलब कि फ्लड मिटिगेशन प्लान्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द विलेज। कहने का मतलब कि एक ऐसा निर्णय जहां से हम किसी चीज की बचाव का काम करते हैं। कहने का मतलब कि मान लो कि आपके गांव में एक आप नागरिक है, आपके गांव में बाढ़ आने वाला है, तो सबसे पहले आपका क्या निर्णय होगा, सबसे पहले आप क्या डिसीजन लोगे? तो यही लोगे ना कि हमारे जो अगल बगल की जो बाउंड्री है, जहां से पानी आने की संभावना है, वहां पे हम डैम बनाने की कोशिश करें, हम वहां पे बांध बनाने की कोशिश करें, बाउंड्री बनाए। ऐसे चीजें जो आपको लगता है कि जो लो लैंड है, जहाँ पे जो जो खेत है हमारा, वो नीचा खेत है, तो हम क्या करेंगे, वैसे खेतों में हम उस चीज का खेती नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि अगर बाढ़ आने वाला है तो वो बह जाएगा, तो हम उससे बचने का सुझाव करेंगे, हम खाना का बंदोबस्त करेंगे, हम वहां से ऊंचे जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो है वो हमको निर्णय लेना है। समझ गया? चलिए, तो इसी में वाटर टेरेन रेजिलेंस क्या होता है? जब आपको लगता है कि बारिश बहुत होगी या फिर बारिश की किल्लत है, ऐसे जगह पे आप रहते हैं जहां पे पानी जो है वो बहुत कम होती है, और होती भी है तो स्लोपी एरिया होता है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, वाटर रिसोर्सेज के लिए आप क्या करते हैं, आप एक टैंक बनाते हैं, एक रिजर्वर बनाते हैं, जहां पे पानी आप स्टॉक करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, इसे हम कहेंगे वाटर सीड मैनेजमेंट। ठीक। अब फिजिकल पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो फिजिकल पेस्ट मैनेजमेंट एक तो है फेरोमोन ट्रैप लगाओ, लाइट ट्रैप लगाओ। ठीक है, इस तरीके का ट्रैप लगा के आपका पेस्ट को पकड़ सकते हो। दूसरा जो है वो फिजिकल पेस्ट मैनेजमेंट में आपको नेट से अगर हम मैनुअली पकड़ते हैं पेस्ट को, तो इसको भी हम कहते हैं फिजिकल पेस्ट मैनेजमेंट, और ये इसलिए करते हैं ताकि हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट रख सकें। ठीक है। अब समझते हैं ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, restoring degrade soil microbes through the heavy application of green and animal manure। अब आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। सिंपल सा समझिए कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारा सॉइल मिट्टी खराब होता है। जब खराब होता है तो उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलिटी का यूज करेंगे, जो कि आपका होता है जैसे कि ग्रीन मैन्योरिंग में हरा जो हमारा खाद होगा, कहने का मतलब जो ढांचा होगा, जो मूंग होगा, उसका हम यूज करेंगे, सनहेम का यूज करेंगे, उसको कट करके उस मिट्टी में ही मिलाएंगे। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास सबसे बेस्ट है, जो कि है हमारा काउ डंग। ठीक है, काउ डंग का हम यूज करेंगे अपने खेतों में सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। ठीक है। अब समझ लेते हैं इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी क्या है? एंशियंट, मिडाइवल, 18th सेंचुरी और मॉडर्न, कैसे कैसे जो है वो स्टेजेस आपको देखने को मिला है, कैसे कैसे जो है साइकिल चली है। सबसे पहले एंशियंट में जो है हमारे पास ऐसा कुछ हल नहीं हुआ करता था, हमारे पास ऐसे कुछ औजार नहीं थे। हंटिंग करने के लिए भी वो लकड़ी का ही सारा इसको शुलार बनाया गया था। शुलार करने का मतलब कि शार्प एज बनाया गया था, जिससे हम हंटिंग करते थे। उसके बाद जो है हमारे पास ये स्टोन का बनने लगा। स्टोन के बाद हमारे आयरन का इंप्लीमेंट हुआ, तो आयरन का हम
औजार वगैरह बनाने लगे। फिर हमने बैल का सहारा लिया, ठीक है, बैल का सहारा लिया, उससे हमने खेती करना शुरू किया। देन हमने ये कार्ट्स कह सकते हैं उस टाइप का, वो हमने सहारा लिया 18th सेंचुरी में। उसके बाद हमने मॉडर्न में ट्रैक्टर का सहारा लिया। तो इस तरीके के जो है हमारा ये प्रोसेस चला। लेकिन हम समझते हैं इटिमोलॉजी क्या है। तो ये जो है एंग्लो सैक्सन वर्ड जो है, जो टिलियन एंड क्यूलियन से आया है, मीनिंग प्लग एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड टू सो टू कल्टीवेट एंड टू रेडियस क्रॉप्स। कहने का मतलब आप सीड बेड जो तैयार करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसे ही हम कहते हैं इटिमोलॉजी। अब कोर डिफिनेशन क्या है? तो द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू ऑब्टेन कंडीशंस आइडल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडिंग, एस्टेब्लिशमेंट एंड क्रॉप ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मैकेनिकली, कहने का मतलब या तो आप कुल्हाड़ी कह रहा हूं, या तो आप प्लग, ठीक है, हल से हल से या खुद कुदाल से अगर आप मैनिपुलेशन करते हो, मतलब मिट्टी को ब्रेक डाउन करते हो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हो, ठीक है, टिलेस करते हो, क्यों? कि सीड के जर्मिनेशन के लिए या प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इसका डेफिनेशन, ठीक है, टीलेज का। ये डेफिनेशन सेम आपको देखने को मिलेगा। अब टीलेज क्या होता है तो इसके बारे में भी समझेंगे। पायोनियर समझ लेते हैं इसका। तो जेथरो टूल जो है वो फादर ऑफ टीलेज है। फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे प्लगिंग का, जिससे ब्रेकडाउन हुई थी सॉइल का, फाइन पार्टिकल्स बने थे, छोटे छोटे पोर बने थे, जिससे हम कहते हैं टीलेज करना, और उससे हम टिल्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, टीलेज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले आपको सॉइल का टाइप समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा ऊपर का समझते हैं सब सरफेस, जो कि हमारा वीड्स का कंट्रोल करती है, जिसमें हम रिमूव करते हैं स्प्राउटिंग मटेरियल्स को, जिसमें से जंगल वगैरह जो निकलते हैं। जंगल कहने का मतलब जो खरपतवार जो होते हैं, वीड्स वगैरह होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। सेकेंड आता है हमारा लेयर टॉप सॉइल का, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं सीड बेड का, जिसमें हम मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह मिक्स करते हैं। सब सॉइल से पहले आता है हमारा पोर स्पेसेस, जिसमें एडिएट करते हैं सॉइल को, इंक्रीज करते हैं रेन वाटर की ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद आता है रूट जोन, जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं सीड सॉइल को कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ के वाटर फ्लो हो और सीड की रूट निकले, ठीक है। वह ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे सीड्स के रूट निकले रहते हैं। सब सॉइल जो होता है वो क्या होता है? हार्ड पैन को हम तोड़ते हैं और सॉइल की डेप्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है। और ये इसके नीचे का जो सॉइल होता है यहाँ तक रूट नहीं जाता है, ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि यहाँ का जो लेयर होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा सॉइल जो है वो स्टोन के ब्रेकडाउन से ही बना है, ठीक है। बड़े बड़े स्टोन्स की ब्रेकडाउन से ही हमारा सॉइल बना है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कि सॉइल टिलेज क्या होता है और इसके साइजेस क्या होते हैं। पहले हम समझा देते हैं सॉइल टिल्थ, साइंस ऑफ सॉइल टिल्थ। तो फिजिकल कंडीशंस जो होती है सॉइल की, उसे हम फाइन करते हैं, आइडियल बनाते हैं सीड वेट के लिए, सीड शो करने के लिए, उसे हम कहते हैं सॉइल टिल्थ। और वह टिल्थ बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, पहले बड़ा बड़ा दाना, दाना बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा इसको ढेला कहते हैं अपने आसान भाषा में, या फिर कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो है वो इसके बेड बनाने के लिए बड़े बड़े जो आपको पोर दिखने को मिल रहा है, कुछ छिद्र देखने को मिल रहा है, यहाँ से हल्का हल्का कुछ छिद्र दिख रहा है, एक्चुअल में छिद्र है नहीं, ये बड़े बड़े जो है हमारा ढेले हैं, जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल का पार्टिकल्स को, और छोटे कर करके फाइन बनाते हैं, ताकि इसमें स्मॉल सीड्स वगैरह जो है वो इजिली ग्रो हो सके। क्योंकि अगर बड़े बड़े रहेंगे तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा ना, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सीड डालेंगे तो सीड ऊपर में ही रह जाएगा। इसके लिए हमें ये करने की जरूरत होती है। अब समझते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इरिगेटेड एग्रीकल्चर में रिक्वायर होती है हाई परसेंटेज ऑफ लार्जर एग्रीगेट, जो कि है आपका 5 mm से ज्यादा डायमीटर वाले। रेनफीड एग्रीकल्चर में आपकी रिक्वायर होती है हाइयर परसेंटेज ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट्स, ताकि आपका जो है 1 to 2 mm में हो।
तो पानी जो है वो यहाँ पे जमा ना रहे, वो पानी रिलीज हो सके, एडिएशन अच्छी हो। ठीक है, चलिए अब हम समझा देते हैं इम्पैक्ट क्या होता है टिल्स का सॉइल की प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि जो बैलेंस पोर्स होते हैं गुड टिल्स वाले होते हैं वो नीचे जाते हैं, बाकी इसकी टिल्स अच्छी नहीं होती है वो ऊपर ही तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, पोर डायनेमिक आपको समझने की जरूरत है। अगर अच्छे तरीके से फाइन पोर्स होंगे, अच्छे तरीके से पोर्स होंगे तो पानी अगर ऊपर हम डालेंगे तो यह रूट तक पहुंचेगा, नहीं तो पानी ऊपर में ही रह जाएगा, है ना, नीचे तक नहीं पहुंच पाए। थर्मो जो है थर्मोडायनेमिक समझ लीजिए रिलेटिव ऑफ टिलेज का, तो चेंजेस इन सॉम इक्वल टू इनपुट्स माइनस लॉस। अगर आप चेंजेस नहीं करते हैं, इनपुट नहीं लगाते हैं, तो आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि आपकी पैदावार ही अच्छी नहीं होंगी तो आप बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या, वही बात हो गई। चलिए अब टीलेज ऑपरेशन को समझा देता हूँ एक माइंड मैप के थ्रू। पहला होता है सीडिंग ग्रीन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेटरी करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और सीडबीट का तैयार करते हैं। फिर आफ्टर कल्टीवेशन हम इंटरटिलेज करते हैं। लोम ग्राउंड में क्या होता है, लोम ग्राउंड में पोस्ट हार्वेस्ट होता है, समर विंटर एंड फैलो होता है। गोल्डन वीट क्या होता है, तो सब सॉइल क्लीन, ब्लाइंड, ड्राई, वेट, रीच और काउंटर। तो ये सब जो है गोल्डन वीट में देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे सॉइल में जो है वो आप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑन सीजन टिलेज की बात कर लेते हैं, प्रिपरेटरी कल्टीवेशन की। तो पहला जो आपको फेज बताया था प्राइमरी टिलेज का, सेकेंडरी टिलेज का और फिर सीडबेड प्रिपरेशन का। प्राइमरी टिलेज जो है वो आप कल्टीवार से करते हैं, तो पहला जो है वो आपका बड़े बड़े जो है वो पोर्स को ब्रेक डाउन करता है। सेकेंडरी टिलेज करते हैं तो सब सरफेस सॉइल को अच्छे तरीके से तोड़ता है। फिर सैलो वाला जो है उसको हम प्रिपेयर करके सीडबेड के लिए तैयार करते हैं। तो डीप ओपनिंग कटिंग जब हम करते हैं, जो कि सॉइल आफ्टर क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अंदर का जो वीड्स वगैरह है या तो हम बड़ी कर देते हैं, दफना देते हैं, या फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हटा के फेंकते हैं। सेलुलर फाइनर ऑपरेशन में क्या होता है, क्लोज क्रश होता है, क्रैक्स वगैरह जो है वो भर जाते हैं, फील्ड जो होते हैं इनकॉर्पोरेट फर्टिलाइजर से भरे हुए होते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। वेरी सेलो फाइनल कंडीशंस में पहुंचते हैं जब हमारा स्पेसिफिक प्लांटिंग रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है वो तैयार होता है, तो ये हमारा सेलो कहलाता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी टिलेज समझा देता हूँ, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, डीप सॉइल इन्वर्सन एंड वीड बोरियल ब्यूरियल के लिए जो होता है उसे हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो हार्वेस्ट करने के बाद जो हम जड़ को काटते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं, हम मिट्टी में ही छुपाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, क्लॉड क्रशिंग होती है, सरफेस लेवल करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े दाने, बड़े बड़े जो ढेला होते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी में डेप्थ होता है 10 टू 30 सेंटीमीटर और सेकेंडरी में सैलो सरफेस सॉइल होता है, ऊपरी का जो हिस्सा होता है उसी को हम ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे हिस्सों में। एक्शन क्या होता है, क्लॉड फॉर्मिंग जो होते हैं, मतलब बड़े बड़े ढेरे होते हैं, उसे हम रफ सरफेस का जो होता है उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। और वही सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, पल्वराइजिंग, जो कि अब फाइन टिल्स बनाते हैं, मतलब और छोटे छोटे बारीक हम क्या करते हैं, मिट्टी के टुकड़े कर देते हैं। पावर रिक्वायरमेंट जो होती है, हाई पावर लगता है पर यूनिट एरिया में और लो पावर लगता है पर यूनिट एरिया में, क्योंकि ये बड़े बड़े पैन रहते हैं जो मिट्टी के, वो जल्दी टूटते नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा प्रेशर रखते हैं। इम्प्लीमेंट्स यूज क्या करते हैं, आईएमबी प्लग्स का यूज करते हैं, डिस्क प्लग्स का यूज करते हैं। और वही हम इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी टीलेज में कल्टीवार का, हैरो का, रूलर का यूज करते हैं, इसमें बराबर करना होता है इसमें। चलिए ऑन सीजन टिलेज की बात कर लेते हैं, इंटर टिलेज क्या होता है। तो आफ्टर कल्टीवेशन जो है हम साइड साइड से क्या करते हैं, हम टिलेज करने का काम करते हैं, ताकि इसमें हम जो है वीड रिमूवल हो सके और सॉइल के एडिशन हो सके। अगर मान लो अगर आप नहीं करते हैं ये टिलेज तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी मिट्टी जो है हार्ड पैन जो है वो दिखने लगेंगे, इसके ऊपर जो है एक तो वीड भी आएगा और दूसरा बात है कि पानी अच्छे तरीके से अंदर नहीं जा पाएंगे, रूट जोन तक ऊपर में ही रह जाएंगे। इसके लिए हम एरिएशन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको हवा भी मिल सके, ऑक्सीजन भी मिल सके और वो अच्छे से ग्रोथ भी
ले सकें। अर्थिंग अप करते हैं ताकि हम प्लांट को हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको मेज में, ये मेज का प्लांट है, मेज में, पोटैटो में, ऐसे ऐसे प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग टॉप ड्रेसिंग फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर का भी वो करते हैं, देते हैं, रूट टू रूट देते हैं। तो ये भी हम करते हैं इसमें, ठीक है। आफ्टर कल्टीवेशन टूल यूज करते हैं, स्पेड्स, होए, वीडर, कल्टीवार, यानी कि खुरपी, कुदाल, ये सब यूज करते हैं। वीडर यूज करते हैं घास निकालने के लिए। तो ये सब जो है प्रैक्टिसेस इसमें करते हैं ताकि इसमें कोई भी घास यानी कि कोई वीड न रहे। ऑप्स एंड टिलर्स की बात कर लेते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि स्टबल जो होते हैं हमारा, वो हम क्लियर कर देते हैं वीट के रेसिड्यू को, यानी कि कट करने के बाद जो बच जाते हैं, जैसे कि शुगर केन की हार्वेस्ट करने के बाद टर्निंग ऑफ स्टीट्स कर देते हैं, इसके स्टबल को हम अल्टन पलटन कर देते हैं। जो भी इसके बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो इसी में मिट्टी में मिलके खाद बन जाते हैं। समर टिलेज में हम करते हैं डिस्ट्रॉय सॉइल बॉर्न पेस्ट डिजीज का, जब सूरज की रोशनी तेज होती है, कहने का मतलब कि मई जून वाले जो मंथ होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम समर टिलेज करते हैं ताकि जो मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो जो पेस्ट डिजीज रहते हैं, ठीक है, उसको हम खत्म करने के लिए करते हैं। ठीक। विंटर टिलेज हम करते हैं टेम्परेचर जोन जहाँ पे ब्रेक करते हैं सॉइल की कंडीशंस को, जो कि ऑप्टिमल होती है, फ्रोज हो जाती है रेसिड्यू को, ऊपर का जो परत होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो फ्रोज हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, नॉट आइस क्रिस्टल, लेकिन जम जाते हैं। उसका फेज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं। फैलो टीलेज क्या होता है, तो जब लैंड को हम अनक्रॉप्ड छोड़ देते हैं लेकिन फील्ड करते हैं सीमेंट, ऑल वीड्स को हम क्या करते हैं, हाई इरोजन रिस्क पे रखते हैं। तो क्या होता है, हमारा वीड जो होता है वो अपने आप सूख जाते हैं। ठीक है। स्पेशल प्रोसेस क्या, पर्पस क्या है हमारा टीलेज का, तो सब सॉइलिंग का जो है वो चीजलिंग का है हमारा। जब हम ब्रेक करते हैं हार्ड पैंट को, बेन करते हैं, प्लग करते हैं लेयर बाय लेयर, रिड्यूस करते हैं कॉम्पेक्शन का। इसेंशियल होता है हमारा हर 4 से 5 साल में, जब हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, जो हम अपने खेतों की जो है वो जुताई करते हैं डीप प्लग से। ठीक है, मतलब बड़े जो फावड़ा होते हैं उससे, ताकि जो है हमारा साइकिल जो है हमारा चल सके, नाइट्रोजन वगैरह का साइकिल जो है अप डाउन कर सके, ऊपर नीचे हो सके, जो मिट्टी अंदर रह गई है उसको बाहर लाए, जो ऊपर वाला है उसको नीचे लाए, ताकि सॉइल को जो है हम नियंत्रण कर सके। ऐसा ना हो कि नीचे जो है हमारा उपजाऊ मिट्टी रहे और ऊपर का जो मिट्टी है वो सुखार वाला रहे, तो ऊपर का जो हम प्लांट लगाएंगे ऊपर ही लगाएंगे ना ऑफ कोर्स, तो वो सूख ना जाए, वो खराब ना हो जाए, क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए हम ये करते हैं। काउंटर डिश टिलेज क्या होता है, काउंटर टिलेज जो होते हैं वो कॉलेज लाइन होता है यूनिफॉर्म एलिवेशन के थ्रू, इसमें जो है रेसिड्यू रन ऑफ हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, रीज टिलेज करते हैं, स्पेसिफिक रीज और स्पेशलाइज्ड क्रॉप प्लांटिंग। तो ऐसे क्रॉप्स उसमें हम लगाते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग स्पेशलाइज्ड टेक्निक से हमें टेस्ट करने की जरूरत होती है। अब हर जगह तो हम ट्रैक्टर चला नहीं सकते हैं, रीज फॉरो में ट्रैक्टर आप मतलब ऐसे अनइवन अगर आपका लैंड रहेगा तो इसमें तो ट्रैक्टर नहीं चलेंगे ना, नहीं जाएंगे। इसमें आपको प्लगिंग करने का अलग अलग तरीका है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा आप क्रॉप लगा सकते हैं। अब स्पेशल पर्पस और भी समझ लेते हैं टिलेज का। तो पहले है हमारा ब्लाइंड टिलेज, इसमें क्या होता है, जब सीडिंग कर लेते हैं उसके पहले हम क्रॉप इमरजेंस में हम स्टरलाइज करते हैं सॉइल को, अपरूट कर देते हैं वीड्स को, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड टिलेज। मतलब कुछ ऐसे सीड्स वगैरह जो है वो हमारी मिट्टी में रह जाती है, जो कि जब हम क्रॉप लगाते हैं, जब हम खाद वगैरह पानी वगैरह देते हैं, तब इसकी जर्मिनेशन होती है। इससे पहले ही हम क्या करेंगे, ब्लाइंड टिलेज करेंगे ताकि उसको डिस्टर्ब कर सके, उसको का ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है। अब समझते हैं ड्राई टिलेज के बारे में। ड्राई टिलेज क्या होता है, तो ये प्रैक्टिस क्या आता है, ड्राई लैंड में जहाँ पे इनफ मॉइस्चर होती है जर्मिनेशन के लिए, ब्रॉडकास्ट करते हैं वीड पल्सेस और इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर माइक्रोबियल एरिएशन। ठीक है। वेट टिलेज क्या होता है, तो वेट टिलेज जो है पॉडलिंग यानी कि कदवा कहते हैं, तो ये हम करते हैं, मॉड का लेयर बनाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जब राइस का, जब आप चावल यानी कि धान यानी कि राइस की जब आप खेती देखते हैं तो उसमें पडलिंग किया जाता है, वेट टिलेज किया जाता है, कदवा किया जाता है, ताकि इसमें आपको पता है कि राइस में बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है और इसकी रुपाई भी उसी तरीके से होती है, इसलिए कदवा किया जाता है।
और समझते हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स की। तो कैसे प्राइमरी जो है वो टिलेज होती है, प्राइमरी टूल्स क्या होता है। तो इंडिजिनस वुडन प्लग का यूज करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल एनिमल के ऊपर जो है वो हम लगाए हुए रहते थे और वो हमारा हल चलता था। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बैल है, कोल्हू का बैल, ये बैल है और इसके ऊपर जो है वो डाला गया है और ये ऐसे करके ऐसे बना है प्लगिंग करने का, और ऐसे जुताई होते जाती है। ठीक है, चलते जाते हैं, जुताई होती जाती है। ये ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने नए मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे ऐसे जो है वो इन्वेंशंस देखे हैं, बहुत सारे मशीनरी का यूज किया है, ताकि खर्च भी ज्यादा न पड़े, मेहनत भी ज्यादा न पड़े, और जानवरों को लोड भी ज्यादा न पड़े, और हमारी अच्छी खासी फसल ग्रो हो जाए। इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है हमारा अपना ट्रैक्टर। ठीक है, अब ट्रैक्टर में आता है डीप प्लग वाले आते हैं, डिस्क प्लग आते हैं, ये सब हम यूज करते हैं, ताकि जो लार्जर रोटेटिंग स्टील डिस्क होते हैं, जिससे क्या होता है वो कट करने में काम आते हैं, हेवी रूट्स को कट कर देता है। ठीक है, तो सब सॉइल और चेसल प्लग में आपको बता दिया है कि सैटर डीप हार्ड पैन होते हैं विदाउट इन्वेंटिंग द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के अलावा जो होते हैं वो नीचे के जो भी आपको रूट्स देखने को मिलते हैं, विड्स वगैरह का, उसको डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में क्या क्या आता है। तो पहला हमारा है कल्टीवार, जो यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलता है। दूसरा है स्पाइक टूथ हैरो, इसका काम आता है सैलो सॉइल के अंदर जो है वो स्मूथ सरफेस होते हैं, जब चॉप अप होता है अनवांटेड क्रॉप रिमाइंडर का काम करते हैं। डिस्क फैरो हरो का क्या काम होता है, तो ये जो है वो सर्कुलर ब्लेड्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी सॉइल प्रिपरेशन में वीड शॉपिंग में मदद करते हैं, मतलब कटिंग में मदद करता है। ठीक है, और ये दोनों में मदद हो गया ना, ये कटिंग में मदद करता है, और जो हमारा फौड़ा देखने को मिला था वो बड़े बड़े पैंस को ब्रेक डाउन करने में मदद किया। अब समझते हैं लेआउट के फिनिशिंग इम्प्लीमेंट्स को। तो ये आप समझ लीजिए, पहला जो आपका लेवलर दिख रहा है, इससे हम मिट्टी को एक लेवल में लाते हैं। मान लीजिए कि हमने जुताई किया है, कहीं पे मिट्टी ऊंचा हो गया है, कहीं पे नीचा हो गया है, तो उसको एक बराबर समानता करने के लिए हम निबलर का यूज करते हैं। बंड फॉर्मर क्या होता है, बंड फॉर्मर जो है वो हम शेप देते हैं एक सॉइल का, जिसमें हम बंड्स बनाते हैं। हमने मान लो कि हमें ऊंचा करना है मिट्टी, तो हम ऐसे बंड्स बना देंगे, साइड में रीज एंड फॉरो बन जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। रीज प्लस जो होता है वो लेआउट होते हैं फील्ड्स के अलग अलग रीज फॉरो के हिसाब से, उसमें हम चलाते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है, तो एक सीड ड्रिल जो है वो हमारे मशीन में लगे हुए रहते हैं, जहां से हम सीड्स डालते हैं, और ये जुताई के साथ साथ ही सीड्स क्या करती है, सीड्स सॉ करने का काम करती है। ठीक है, स्मॉल ब्लेड हैरो एंड रोटरी वीडर्स, जो कि नेविगेट करती है स्टैंडिंग क्रॉप्स को, प्रिसाइज वीड डिस्ट्रक्शन में काम करती है। अब समझते हैं शिफ्ट फॉर कन्वेंशनल टिलेज के बारे में, मॉडर्न एग्रीकल्चर कृषि और कंजर्वेशन रिवोल्यूशन में। तो देखिए, कन्वेंशनल टिलेज की बात कर लेते हैं, तो 15% से कम, मतलब लेस देन 50% रेसिड्यू जो है वो रह जाते हैं, और मिनिमम टिलेज में 50 to 30% रेसिड्यू जो है वो रहते हैं, और जीरो टिलेज में मोर देन 30% रेसिड्यू रह जाते हैं। कहने का मतलब जीरो टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज बता देते हैं कि इसमें टिलेज ही नहीं करते हैं, तो इसमें जो भी रेसिड्यू वगैरह हो गया, मतलब जो हमारे जो हमने क्रॉप लगाया था, हार्वेस्ट किया था, उसके बाद जो बच गए उसके जो पार्ट्स वगैरह हो गए, मतलब उसके जो अवशेष बच गए, उसे ही हम कह रहे हैं रेसिड्यू। अब प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रेडिशनल इंटेंसिव जो है वो प्लगिंग में क्रिएट करता है सब सॉइल हार्ड पैंस को इंक्रीज कर देता है, रन ऑफ में रन ऑफ कर देता है, कार्बन लॉस हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं एक्सेस फॉसिल फ्यूल्स, तो ये सब दिक्कत आती है। अगर सॉल्यूशन क्या है, तो एडवांसमेंट में आपको केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज करना है, जहाँ आपको हर्बिसाइड्स वगैरह को किल करना है, मॉडर्न मशीनरी का यूज लेना है, वो क्रॉप को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो रेसिड्यू रूल क्या है, ए सिस्टम इज ओनली क्लासिफाइड एज conservation tillage if it leaves 30% or more of crop residue on the soil surface after planting। तो 30% से ज्यादा जो है वो आपके
लीव्स 30% से ज्यादा क्रॉप रेसिड्यू जो है वो सॉइल सरफेस पे प्लांटिंग के दौरान रहते हैं, तो ये रेसिड्यू रूल है कि 30% से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। मैकेनिक और मिनिमम जीरो टिलेज के बारे में समझते हैं। जीरो टिलेज के बारे में पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर वापस से बता दे रहे हैं। देखिए, मिनिमम टिलेज जो है आपको बताया 15 to 30% रेसिड्यू जो रहते हैं। तो जब रॉ जोन की बात कर लेते हैं, प्राइमरी टिलेज इंटायर फील्ड्स में आपको सेकेंडरी टिलेज जो है वो आपको देखने को मिलता है ओनली इन रॉ। रॉ में आपको देखने को मिलता है, जो कि सीड जोन होते हैं, यहाँ पे आप सीड लगाते हैं, ये एरिया है। प्लग प्लांट की बात कर लेते हैं। सिंगल ट्रैक्टर जो है वो यूज करते हैं रॉ जोन में, ड्रॉप करते हैं सीड, वो भी मशीनरी के थ्रू। व्हील ट्रैक जो है वो व्हील क्या कहता है, व्हील पिलवराइज द रॉ जोन फॉर प्लांटिंग। तो हम इस तरीके से एक लाइन को छोड़ते हैं और यहाँ से व्हील प्लांट करते जाते हैं। हालांकि ये फिगर जो है वो राइट साइड से ये गलत है। फिगर एक्चुअली आपको बैक साइड से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। साइड से आप देख सकते हैं, ये जो आपका ड्रिलर होता है, जो सीड ड्रिलर होता है, वो बैक साइड होता है, ना कि साइड साइड। ठीक है। जीरो टिलेज और नो टिलेज की बात कर लेते हैं, तो मोर देन 30% रेसिड्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि बिना टिलेज से लगाए जाते हैं। कॉन्जर्वेशन टिलेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। सॉइल डायनेमिक, जिसमें मल्च टिल देखने को मिलता है, जो कि 1 to 2 लो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पैसेज रिटर्न 30% ऑफ रेसिड्यू। स्ट्रिप टिलेज में आपको क्या देखने को मिलता है, 1 से 3rd रो में आपको डिस्टर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स और इंजेक्टेड होते हैं सिमुलटेनियसली। ठीक है। स्ट्रिप टिल में अगर वही रीज टिल की बात कर लेते हैं, तो सीड प्लांटेड जो है वो 4 से 6 इंच में स्क्रैप होते हैं और रेसिड्यू लेफ्ट होते हैं इसके वैली में। वाटर एक्यूमुलेशन बाय रूट डेप्थ की बात कर लेते हैं, तो आपको नो टिलेज में वाटर रेसिस्टेंशन बहुत लो होती है। वाटर जो है ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी भी लो होती है, जिसकी जरूरत कम जाती है। इम्पैक्ट ऑन सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स में क्या इम्पैक्ट हो सकती है, तो इंक्रीज कीजिए माइक्रो एग्रीगेट्स, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को प्रोमोट कीजिए, डीपर एंड ग्रेटर वाटर एक्यूमुलेशन को, और स्लैटरी इंक्रीज कीजिए सरफेस बल्क डेंसिटी और इनिशियली बट डिस्टिंक्टली रिड्यूस इरोजन एंड कार्बन लॉसेस। तो कार्बन लॉसेस से बचने के लिए आप ये सब चीजें जरूर करें। प्लांटिंग द सीड मेथड ऑफ सोइंग। अब देखिए, सीड शो करने का बहुत सारे मेथड है। पहला है हमारा ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम ओपन मेथड, ओपन हैंड मेथड के थ्रू हम सीड को शो करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक खुले हाथ से फेंकते हैं, जो हमारे बीच में, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा है डिवलिंग, इसको हम छेद करके जो हम प्लांट प्लेस सीड प्लेस करते हैं, उसे हम डिवलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग, जिसमें हम फॉरो और से हम क्या करते हैं, ड्रिलर बनाते हैं, उसके बीच बीच में जो हम सीड्स डालते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आता है बिहाइंड द प्लग। तो प्लग के बगल में जो हम सीड्स डालते जाते हैं उसे हम कहते हैं बिहाइंड द प्लग। ये पहले के टाइम में होता था ये। ठीक है, सीडर्स आते थे ऐसे। उसके बाद है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में आपको बताया है कि एक जगह बीज गिराया जाता है और वहां से प्लांट्स लाए जाते हैं ग्रो करने के लिए। चलिए अब समझ लेते हैं चेक एंड रॉ हिल ड्रॉपिंग के बारे में। तो चेक रॉ या फिर हिल ड्रॉपिंग क्या होता है, तो प्रिसाइज पैरेलल ड्रॉपिंग होता है यूनिफॉर्म प्लांट के लिए। तो इसमें ग्रिड जो है वो पहले से तैयार होते हैं, ड्रॉपिंग मल्टीपल सीड्स एज ए फिक्स्ड हिल। ठीक है। तो हर अलग अलग जो है सीड्स को हमें एक सही गड्ढे में डालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये समझा दे रहा हूं आपको कि ये जो भी हमने अभी बात किया है, जो भी हम इस लेक्चर में देख रहे हैं, उसका नोट्स आपको है हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा agrifare.in पे। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी चिंता मत ले, लेक्चर का जो भी नोट्स हैं वो। उसके बाद एग्रीकल्चर बुक्स आपको मिलेंगे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के अगर बुक आप चाहते हैं तो फ्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जो है आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यहाँ पे आपको क्विज देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उसके साथ यहाँ पे A to Z जो है आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा, उसको भी आप चेकआउट करें, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा वर्ड्स उसमें डिफाइन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
और थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले जो है फाउंडेशन हिस्ट्री के बारे में हमने जाना था, एग्रीकल्चर के बारे में समझा था। एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना था, लैटिन शब्द था, आपको याद होगा, एगर सॉइल और कल्टीवेशन कल्चरा यानी कि केयर, ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा। 8000 बीसी में हमने क्या हुआ था, मेहरगढ़ ओरिजिन हुआ था, तो ये आपको ध्यान में होगा। वैदिक डबल मानसून जो है उस टाइम आया था। आईसीआर स्टैब्लिश हुआ था 1928 में। 1960 में फर्स्ट एसएयू बना था, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि जीबी पंत था, पंतनगर में, तो ये आपको ध्यान होगा। 10 डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, प्रोटेक्शन के बारे में बात किया है, और अप्लाइड साइंस के बारे में बात किया, ठीक है, अप्लाइड एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है। ज्योग्राफी एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हमने देखा था। आईसीआर लीड्स करता है नैर्स नेटवर्क को। केवीकेस जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रंटलाइन विलेज ट्रेनिंग वगैरह को। और बिहार जोन के बारे में समझा था, एराइड जोन के बारे में, एडिट जोन जिसको हम कहते हैं, 3 फेज में समझा था, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, तो इस तरीके से समझा था। उसके बाद हम मेट्रोलॉजी क्लाइमेट के बारे में हम समझे थे, वेदर के बारे में समझे थे, उसके कॉज के बारे में समझे थे, मिटिगेशन के बारे में समझे थे। उसके बाद आ जाते हैं जिसमें हमने टीलेज के बारे में समझा। टीलेज को हमने अच्छे तरीके से समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव के वो समझा था, इसमें एडिएशन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, टेक्सोनोमी के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, शोइंग के बारे में, कैसे कैसे टीलेज जो है वो कब कब किया जाता है, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगले वन शॉट लेक्चर के लिए हमें कमेंट जरूर करें। और भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए, आपके मन में कोई डाउट है, तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।